नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, वसीयत को प्रूव करने को लेकर कोर्ट्स हमेशा सख्त रहा है, क्योंकि अगर वसीयत रजिस्टर्ड है तो भी इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 68 के अनुसार वसीयत को गवाहों के बयान करवाकर साबित करवाना जरूरी है। फिर अगर वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है और उसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपके पास अवेलेबल ना हो तो क्या होगा? क्या ऐसी परिस्थिति में कोर्ट वसीयत की फोटोकॉपी को स्वीकार करेगा या फिर ओरिजिनल वसीयत गुम हो जाने पर आपको कोई भी रिलीफ कोर्ट से नहीं मिल पाएगी? आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन टॉपिक शुरू करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं लेकिन हमारे चैनल विधान का ज्ञान को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये एक जनरल रूल है कि कोर्ट में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी पेश करके ही प्रूव किया जा सकता है, और अगर वही डॉक्यूमेंट वसीयत है तो ओरिजिनल कॉपी पेश करने के साथ साथ वसीयत के गवाहों के बयान करवाकर उसे प्रूव करना होगा। लेकिन काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि ओरिजिनल वसीयत गुम हो जाए या किसी और के पास हो और वो हमें दे नहीं रहा है ताकि हम वसीयत के आधार पर कोई रिलीफ कोर्ट से ना मांग सकें। इस बिंदु पर थोड़े टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 13 मई 2020 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था। केस का टाइटल था जगमाल सिंह वर्सेस करमजीत सिंह। केस के फैक्ट्स इस टाइप से थे कि एक वसीयत 1988 में बनाई गई थी जिसके आधार पर एग्रीकल्चर लैंड के म्यूटेशन करवाने के लिए पार्टी ने वसीयत की ओरिजिनल कॉपी पटवारी को दी और पटवारी से वो असल विल गुम हो गई। यहाँ और भी उलझन की बात ये थी कि वो वसीयत रजिस्टर्ड भी नहीं थी बल्कि साधारण लिखी हुई विल थी जिस पर उसे लिखने वाले के और गवाहों के साइन थे। उस अनरजिस्टर्ड विल की फोटो स्टेट कॉपी के आधार पर जब पार्टी ने डिक्लेरेशन का दावा पेश किया तो कोर्ट ने वसीयत की ओरिजिनल कॉपी नहीं होने के कारण से फोटो स्टेट कॉपी के आधार पर कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बिंदु को गहनता से विचार करते हुए अपना निर्णय दिया जिसमें प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के जरिए डॉक्यूमेंट प्रूव करने की आवश्यकता को क्लियर किया। यहाँ हमें ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी को उसका प्राइमरी एविडेंस माना जाता है और डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी या उसकी सर्टिफाइड कॉपी को डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65 में कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं जो पूरी होने पर किसी डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करने की अनुमति कोर्ट दे सकता है। इन कंडीशंस में पहली है कि जब ओरिजिनल किसी ऐसे व्यक्ति के पोजीशन में है जिसके अगेंस्ट उस डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाना है, या वो व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोर्ट प्रोसेस इश्यू नहीं कर सकती है, या ऐसा व्यक्ति जो उस दस्तावेज को पेश करने के लिए बाउंड तो है लेकिन उसको सेक्शन 66 का नोटिस देने के बावजूद भी वो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश नहीं करता है। दूसरी कंडीशन है कि उस डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल के एग्जिस्टेंस और कंटेंट्स को उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है जिस व्यक्ति के अगेंस्ट उस डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाना है, या फिर वो व्यक्ति या उसका एजेंट लिखित में डॉक्यूमेंट को स्वीकार कर लेता है। तीसरी कंडीशन ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है या नष्ट हो गया है या जिसे रीजनेबल टाइम में कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। चौथी कंडीशन है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसे आसानी से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई शिलालेख वगैरह। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। छठी कंडीशन में ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी इश्यू करवाई जा सकती हो और उसे एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करने का प्रोविजन हो। तो इन सभी परिस्थितियों में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होने पर भी उसकी कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस के रूप में ग्रहण कर सकता है। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने था उसमें वसीयत की ओरिजिनल कॉपी पटवारी को म्यूटेशन दर्ज करवाने के लिए दी गई थी,
जिसने सेक्शन 66 के नोटिस के बावजूद भी ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में पेश नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65 में सेकेंडरी एविडेंस के रूप में किसी डॉक्यूमेंट को स्वीकार करने की जो परिस्थितियां बताई गई हैं वो वसीयत के बारे में भी लागू होती हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि किसी डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करवाए जाने के लिए कोर्ट को सेक्शन 65 में बताए गए आधारों पर संतुष्ट करना जरूरी है। यानी सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट रूटीन में अलाउ नहीं करता, बल्कि उसके लिए फाउंडेशनल फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करना जरूरी होता है। यहाँ पर फाउंडेशनल फैक्ट्स का मतलब उन फैक्ट से है जिनके आधार पर आप कोर्ट से ये रिलीफ चाहते हैं कि आपके किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी को एविडेंस के तौर पर एडमिट किया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास का कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, तो सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति इसकी रिपोर्ट पुलिस में भी करेगा और न्यूज़पेपर में भी ऐड देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट आपकी इस बात पर विश्वास करे कि आपके पास से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो गया था, तो आपको उस डॉक्यूमेंट की कॉपी के साथ ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट और न्यूज़पेपर भी पेश करने होंगे। सार रूप में कहें तो जगमाल सिंह वर्सेस करमजीत सिंह के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65 को वसीयत के मैटर में भी लागू होना माना, लेकिन यह भी क्लियर किया कि विल को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में एडमिट करने का ये मतलब भी नहीं होगा कि वसीयत को प्रूव करने की जरूरत ही खत्म हो गई हो, बल्कि वसीयत के सही होने को तो वैसे ही प्रूव करना होगा जैसे बाकी मैटर्स में होता है। मतलब कि वसीयत को प्रूव करने के लिए उसके गवाहों को बुलाकर उनके बयान करवाकर प्रूव करवाना होगा। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत वसीयत के मैटर्स में दी है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो की जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो या फिर आप अपने किसी लीगल मैटर में मुझसे राय लेने के लिए बात करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर कांटेक्ट करके कॉल बुक भी करवा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।